हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग राइट के कंसेप्ट के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट नोशन है हमारे जूरिस्प्रूडेंस में। मैं इसमें बता दूं कि ह्यूमन बीइंग कैन नॉट एंजॉय देयर लाइफ विदाउट राइट्स, क्योंकि राइट्स के बिना हम किसी भी तरह के हैप्पीनेस को प्राप्त नहीं कर सकते। और इस धरती पे जितने भी डिस्प्यूट्स हैं वो सारे डिस्प्यूट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू राइट्स। और सो फार अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ इज कंसर्न इज टू सेटल द डिस्प्यूट्स। तो हमारा लॉ और राइट्स एक दूसरे से इस तरह से अटैच्ड हैं कि दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। Where there would be right, there would be law. Where there would be law, there would be right. In another word, हम कह सकते हैं कि law revolves around the rights. Hence, in our jurisprudence, it is very relevant to understand the idea of right or notion of rights. जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि विदाउट लॉ नो राइट कैन बी एग्जिस्ट। यदि हम कॉमन पैरालेंस में बात करें कि राइट क्या है, तो मैं बता दूं कि राइट इज नथिंग बट मियरली एन इंटरेस्ट और bunch of interest, or in another word, desire or wishes of a human being, through which the human being want to make himself happy. वह अपनी खुशी के लिए कुछ राइट्स चाहता है, कुछ इच्छाओं की पूर्ति चाहता है, कुछ इंटरेस्ट को फुलफिल करना चाहता है। लेकिन यह सभी लोग चाहते हैं, और जब भी कोई आदमी कुछ चाहता है तो वह कुछ न कुछ दूसरे के ऊपर कोई ऑब्लिगेशंस या लाइबिलिटी या ड्यूटी इम्पोज करता है, क्योंकि धरती पर जितने भी हमारे आइटम्स, थिंग्स या मटेरियल्स अवेलेबल हैं वो लिमिटेड हैं। जब भी हम कुछ पाते हैं तो कोई न कोई व्यक्ति डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में कुछ न कुछ खोता है। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में व्यक्ति अपने इंटरेस्ट और डिजायर को फुलफिल करने के लिए अपनी सारी ताकत को लगा देता है, और जब वह ताकत लगा देता है तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में देयर इज ए पॉसिबिलिटीज ऑफ डिस्प्यूट। लेकिन तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में हमें जरूरत होती है कि हम राइट को किस तरह से डिफाइन करें, कौन से इंटरेस्ट और कौन सा हमारा डिज़ायर जो है सो एक्सेप्टेबल होगा और कम से कम डिस्प्यूट हमारे सोसाइटी में रेज हो। इसके लिए मुझे एफर्ट करने की ज़रूरत थी। तो हमारे सिविलाइज सोसाइटी में इस जो एम्बिग्युइटी का जो सिचुएशंस था, जो डायलेमा की जो सिचुएशंस थी, उस डायलेमा की सिचुएशंस को फुलफिल करने के लिए हम लोगों ने एक जो है सो कंसेप्ट बनाया कि देयर वुड बी एन अथॉरिटी लाइक अ स्टेट, जो कि रिकॉग्नाइज करेगा कि कौन से विशेष और कौन से इंटरेस्ट लोगों का राइट के रूप में कंसीडर किया जाएगा और कौन से इंटरेस्ट और विशेष को राइट में कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो अ स्टेट एज ए सुप्रीम अथॉरिटी एक रिकॉग्नाइजिंग अथॉरिटी के रूप में आज के समय में माना जाता है, और जिस चीज को वह रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ यह पर्टिकुलर इंटरेस्ट और डिजायर राइट है तो वह राइट होगा। यदि वह उस इंटरेस्ट को नहीं कंसीडर करता है राइट तो वह राइट नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल बिफोर 2005 राइट टू इंफॉर्मेशन was not our right,
लेकिन जैसे ही लॉ ने या स्टेट ने इसे रिकॉग्नाइज कर दिया, वह हमारा राइट हो गया। तो राइट टोटली डिपेंड करता है हमारे रिकॉग्निशन पे यह डिपेंड करता है कि स्टेट उसे रिकॉग्नाइज करती है या नहीं करती है। यह मानव इच्छाओं पर निर्भर नहीं है, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग की जो इच्छाएं हैं वह जो है सो अनंत हैं और वह हर हाल में उसको लेना चाहता है, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में वह जो है सो उसके राइट और रॉन्ग एक्टिविटीज को रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए मुझे एक सुपीरियर अथॉरिटी और एक थर्ड पार्टी की जरूरत थी, और वह थर्ड पार्टी के रूप में आज हम स्टेट के रूप में उस एजेंसी को जानते हैं। इट मीन्स एज पर द जूरिस्प्रूडेंस the rights are those interests which is recognized and protected by a state. Those interests, those wishes which is not recognized by a state, it means it is not a right. और क्वेश्चंस यहाँ पर ये आता है कि आखिर ये राइट्स क्रिएट कैसे किए जाते हैं। तो राइट का क्रिएशंस बहुत सारे इसके रीजन्स हैं। वह सोशल रीजन्स भी है, नेचुरल रीजन्स भी है, स्टेट के विल्स भी हैं, पीपल के विल भी हैं। ये सारे विल और सारी चीज़ों को, पब्लिक का वेलफेयर, सोसाइटी का हैप्पीनेस, इंडिविजुअल के हैप्पीनेस, इन सारे चीज़ों को कंसीडर करने के बाद स्टेट लॉ बनाकर कुछ राइट्स को रिकॉग्नाइज करती है। और जब भी ऐसे केसेस में यदि वायलेशंस होता है तो वह उसको प्रोटेक्ट भी करती है, क्योंकि एक इंडिविजुअल के पास उतनी पावर नहीं होती है कि वह अपने राइट्स को प्रॉपरली प्रोटेक्ट कर सके। और विदाउट प्रोटेक्शन कोई भी राइट्स की अपनी कोई रेलिवेंसी नहीं होती है। ये राइट जो है सो ड्यूटी के साथ कोरिलेटेड है। मतलब इन ऑल सर्कमस्टांसेस जब भी कोई व्यक्ति कोई राइट्स उसे मिलता है किसी को, तो कोई ना कोई ड्यूटी वह अनदर पब्लिक या अनदर पर्सन्स के ऊपर इम्पोज करता है, और उसकी लायबिलिटी होती है कि वह उसके राइट्स और विशेष का प्रोटेक्शंस करे और रिस्पेक्ट करे। यदि ऐसा नहीं होता है तो वह जो है सो राइट के कैटेगरी में नहीं आता है। चाहे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लें, राइट टू लाइफ हो, राइट टू प्रॉपर्टी हो, फूड हो, लिबर्टी हो, हर सर्कमस्टांसेस में यदि दूसरा व्यक्ति उसके राइट्स को रिकॉग्नाइज करता है और प्रोटेक्ट करता है, और यदि वह नहीं करता है तो एक थर्ड एजेंसी के रूप में, एक इन्फोर्सिंग एजेंसी के रूप में, जो कि एक सुप्रीम अथॉरिटी माना जाता है, वह यदि न हो तो हमारे सोसाइटी में आज के समय में राइट्स का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग डिस्कशंस हमारे सामने यह भी है, डिस्कशंस का सब्जेक्ट मैटर यह भी है कि क्या वैसा समय जबकि स्टेट का एग्जिस्टेंस नहीं था तब भी लोग कैसे जीते थे? क्या बिना राइट्स के किसी का जीवन संभव है? ह्यूमन बीइंग का जीवन संभव है? देन आंसर इज नो। बिना राइट्स के मानव जीवन जो है सो उसका जीवन के कैटेगरी में नहीं है। देयर लाइव्स आर जस्ट लाइक एन एग्जिस्टेंस ऑफ एन एनिमल। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में हम बात कर रहे हैं प्रिमिटिव एरा में। तो प्रिमिटिव एरा में जब स्टेट का कंसेप्ट नहीं था तो वैसे सर्कमस्टेंसेस में वो अपने लाइफ को कैसे मैनेज करते थे? क्या विदाउट राइट मैनेज करते थे? तो क्वेश्चंस का आंसर है नहीं। उस समय भी राइट का एग्जिस्टेंस था एंड दे वेयर एंजॉयिंग देयर लाइफ, देयर राइट्स, चाहे वह राइट टू लाइफ हो, पोजेशन हो, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशंस हो, फूड हो, मूवमेंट हो। भले ही कोई लॉ नहीं था, कोई स्टेट एजेंसी नहीं थी, लेकिन तब भी वो उस राइट को एंजॉय करते थे। और एक व्यक्ति के इन सारे राइट्स को दूसरा व्यक्ति रिकॉग्नाइज भी करता था, और वैसे अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उस समय कोई थर्ड एजेंसी नहीं थी। तो वैसे सर्कमस्टेंसेस में
उस समय माइट इज राइट था। जिसके पास ताकत होती थी, जिसके हाथ में पावर होता था, फिजिकल फोर्स होता था, वह ज़्यादा राइट को एंजॉय करता था, और जिसके पास कम होता था वह कम एंजॉय करते थे, क्योंकि उस समय स्टेट जैसे एजेंसी का एग्जिस्टेंस नहीं था। मतलब उस समय लोग राइट को एंजॉय तो जरूर करते थे, लेकिन वह राइट के प्रति कॉन्शियस नहीं थे कि मैं जो एंजॉय कर रहा हूँ यह राइट है या कुछ और है। ऐसा कोई नाम उस समय नहीं दिया गया था। जैसे बच्चा को भोजन दिया जाता है, एक बच्चे को जो कि नहीं समझता है कि भोजन क्या है, लेकिन तब भी उसे भोजन मिलता है, वह भोजन करता है। वह एज ए राइट डिमांड नहीं करता है, या नेचुरल प्रोसेस में उसे मिलता रहता है, लेकिन एग्जैक्टली वह उसका राइट होता है। तो प्रिमिटिव एरा में भी इसी तरह का सर्कमस्टांसेस था कि वह जो है सो राइट को न जानते हुए भी, राइट को न समझते हुए भी राइट को एंजॉय करते थे। आज के समय में यदि हम बात करें कि राइट का एग्जैक्ट सब्जेक्ट मैटर कौन है, सब्जेक्ट कौन है राइट का, तो राइट का सब्जेक्ट हमारा पर्सन है, जिसके बारे में हम पिछले क्लास में डिस्कशंस कर चुके थे। तो पर्सन में यहाँ पे दो तरह के पर्सन्स हैं। एक तो इंडिविजुअल पर्सन्स जो कि नेचुरल पर्सन्स के रूप में आते हैं, और दूसरा जो कि हमारा ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी या लीगल पर्सनालिटी जो कंपनी के रूप में आते हैं, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन्स भी हो सकते हैं। और ये दो जो पर्सन्स हैं हमारे नेचुरल और ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी, एग्जैक्टली यही दो पर्सन्स जो हैं सो हमारे बेसिक और प्राइमरी जो है सो बियरर हैं हमारे राइट्स के। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऑब्जेक्ट हमारा राइट्स का क्या होता है। तो हमारे लॉ में राइट्स का जो ऑब्जेक्ट है वो सारी वस्तु है, जिससे कि व्यक्ति महसूस करता है कि उसके ऊपर मुझे राइट होना चाहिए या इंटरेस्ट होना चाहिए, और जिससे कि मैं अपने आप को खुश रख सकता हूँ। वो सारी वस्तु, चाहे वह हमारा राइट टू लाइफ हो, प्रॉपर्टी हो, मनी हो, रिप्यूटेशंस हो, लाइफ हो, लिबर्टी हो, जो भी है, ये सारे सर्कमस्टेंस, सारे चीज जिससे कि हम मोस्टली एलिनेट कर सकते हैं। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस, ऐसे सारे चीज जो हैं सो हमारे राइट्स के सब्जेक्ट मैटर हैं। वैसे अभी के सिविलाइज्ड सोसाइटी में बेसिकली राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी ये बेसिक सब्जेक्ट हैं जो जिस पर कि सब स्टेट लॉ बनाती है और लोगों को के राइट्स को रिकॉग्नाइज करती है। यहाँ पर बेसिक क्वेश्चंस हमारे सामने यह आता है कि आखिर ये राइट्स को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये राइट्स के बेसिक फीचर्स क्या हैं। तो हम बता दें कि राइट्स अपने आप में कुछ नहीं है। राइट एक मियरली क्लेम है। क्लेम मतलब कि वंस द राइट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इट मीन्स द अनदर पर्सन कैन क्लेम। मतलब जब भी उसके राइट्स का वायलेशंस होगा या उसे राइट्स नहीं मिलेगा तो वह उसको क्लेम कर सकता है, वह कंसर्न अथॉरिटी को अप्रोच कर सकता है, और यदि डिस्प्यूट होता है तो वह चाहे तो कोर्ट को भी अप्रोच कर सकता है। यह जो है सो राइट का जो है सो पहला जो है सो फीचर है कि राइट जो है सो हमें लॉ के द्वारा दिया जाता है, किसी के काइंड हार्ट के द्वारा नहीं। आज बहुत लोग जैसे कि रिजर्वेशंस का विरोध करते हैं कि रिजर्वेशन शुड नॉट बी अलाउड इन पब्लिक सर्विसेज, लेकिन हम सभी कहते हैं कि यह हमारा राइट्स है, कोई हमें दया करके नहीं देता है, क्योंकि यह हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। इसीलिए हम उसको एज ए राइट ट्रीट करते हैं और हर लोग, और उसे हम इन्फोर्स करने के लिए बाध्य हैं। यदि दूसरे शब्दों में हम बात करें तो यह जो है सो जब आपको किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के ऊपर राइट होता है तो दूसरा किसी न किसी व्यक्ति को उस राइट से एक्सक्लूड करने का आपको अधिकार मिल जाता है। मतलब जब आपका किसी वस्तु या व्यक्ति के ऊपर अधिकार है तो दूसरा व्यक्ति उसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकता। इट मीन्स पावर ऑफ एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम वंस एंजॉयमेंट
इज द सेकेंड फीचर ऑफ द राइट। यह राइट्स जो होता है वह किसी न किसी तरह से यह बर्डन भी इम्पोज करता है। बर्डन मतलब जब भी हम किसी को राइट देते हैं या राइट क्रिएट करते हैं तो वह आम पब्लिक के ऊपर, स्टेट के ऊपर बर्डन क्रिएट करता है। बर्डन का मतलब है कि हमें उसके लिए प्रिपरेशंस करना होता है, हमें कुछ चीज़ों को वेव करना होता है दूसरों के लिए। आज के समय में किसी को मुझे राइट टू फूड अवेल करवाना है तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में हमारा जो टैक्स का मनी है, हमारे जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस से जो पैसे आते हैं, वो सारे टैक्सेस के पैसे को हम किसी को फूड प्रोवाइड करने में, किसी को मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स देने में हम जो है सो उसे खर्च करते हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यह किसी न किसी के ऊपर बर्डन्स को इम्पोज करता है। मतलब यह जो राइट्स होता है सो बेनिफिट्स भी है और बर्डन भी है। तो जब भी राइट आएगा तो साथ में बर्डन भी इम्पोज करता ही करता है। हम यदि आगे बात करें तो राइट्स का एक फीचर यह भी है कि आप राइट, यदि आपके पास राइट है तो आप राइट यू मे इन्वोक और मे नॉट इन्वोक। मतलब किसी के पास राइट है तो वह राइट को एंजॉय कर भी सकता है, न चाहे तो नहीं भी एंजॉय कर सकता है, वह उसकी मर्जी पर है, वह उसे चाहे तो वेव भी कर सकता है। तो ये सब कुछ सर्टेन बेसिक जो है सो फीचर्स हैं। यदि हम इसके अलावा भी बात करें तो राइट मीन्स केवल, यदि हम राइट के मीनिंग को समझें तो राइट का मतलब पावर, प्रिविलेज और इम्यूनिटी, ये इसके साथ अटैच्ड है। मतलब पावर का मतलब है अथॉरिटी और एबिलिटी टू डू समथिंग। यस आई कैन। जब भी हम ऐसी बात करते हैं, मतलब जब भी हमें कुछ करने की ताकत होती है तो हम उसे पावर के रूप में लेते हैं, और पावर कुछ दूसरा चीज नहीं है, वह राइट का ही एक पार्ट है। यदि हम प्रिविलेज की बात करें, मतलब लिबर्टी। लिबर्टी कहने का मतलब कि आई मे, इट मीन्स ए पर्टिकुलर थिंग आई मे डू और मे नॉट डू। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस को हम प्रिविलेज कहते हैं। यह भी हमारे राइट का ही पार्ट है। अब यदि हम इम्यूनिटी की बात करें तो फ्रीडम, मतलब फ्रीडम फ्रॉम द पर्टिकुलर लाइबिलिटी, हमें कुछ लाइबिलिटी से फ्रीडम मिला रहता है, वह भी हमारे राइट्स का ही पार्ट है, जिसे कि हम दूसरा नाम देते हैं इम्यूनिटी। मतलब चाहे वह क्लेम हो, पावर हो, प्रिविलेज हो या इम्यूनिटी के नाम से जाना जाए, ये सारे जो वर्ड्स हैं वह एग्जैक्टली हमारे राइट्स के ही सिनोनिम्स हैं। मैंने पहले ही बता दिया था कि राइट्स जो है सो हमारे मोरालिटी पर बेसिस नहीं होते हैं। यह टोटली स्टेट के विल पर डिपेंड करता है। जब स्टेट उसे रिकॉग्नाइज करती है तभी वह राइट होता है। इसका मोरालिटी एक बेसिस हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट हमारा राइट्स नहीं हो सकता। कुछ नेचुरल राइट्स जिसे हम ह्यूमन राइट्स के रूप में कंसिडर करते हैं, वह मानव को जन्म के साथ ही मिलता है, लेकिन आज के समय में ह्यूमन राइट्स के भी रिकॉग्निशंस के लिए स्टेट एजेंसी का जो है सो हमारा इंटरफेरेंस जरूरी हो गया है। मतलब ह्यूमन राइट्स का भी हमारा वायलेशंस हो रहा है। अगर यदि स्टेट उसमें इंटरवीन ना करे तो हमारे ह्यूमन राइट्स को भी लोग सही तरीके से हमारे पास नहीं रहने देंगे। यदि हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस की बात करें राइट्स का, तो इसमें ऑस्टिन का एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, जिसमें ऑस्टिन ने बताया है कि राइट इज ए फैकल्टी दैट इज पावर और ऑथोरिटी गिवन बाय लॉ टू ए पर्सन टू कंट्रोल द एक्ट्स ऑफ ए पर्सन अदर देन द पर्सन इन whom द राइट रिसाइड्स। मतलब यह एक कैपेसिटी है जो कि एक व्यक्ति को दिया गया है और उसे ऑथराइज किया गया है, और जिसके द्वारा हम किसी दूसरे व्यक्ति के एक्ट को कंट्रोल करते हैं कि जिससे कि उसका राइट अक्षुण्ण बना रहे।
हॉलैंड भी इसी तरह से बात करते हैं कि यह एक लीगल राइट एज ए कैपेसिटी रिसाइडिंग इन वन मैन ऑफ कंट्रोलिंग विथ द एसेंस एंड असिस्टेंस ऑफ द स्टेट द एक्शन ऑफ अदर्स। जब भी हम पहले ही बताए कि राइट और ड्यूटी को रिलेटेड है, जब भी कोई राइट्स किसी को दिया जाता है तो दूसरे के ऊपर किसी न किसी तरह की ड्यूटी इम्पोज होती ही होती है। और ऐसे सर्कमस्टांसेस में ड्यूटी को इम्पोज करवाने के लिए हमारा स्टेट उसे असिस्ट करता है और उसके लिए वह अपना सहमति भी देता है, तभी जो है सो कोई राइट के कैटेगरी में आता है, अदरवाइज नहीं आता है। मैं बता दूं कि आज के समय में राइट और माइट में कोई रिलेशंस नहीं है। पहले यह माना जाता था कि राइट वॉज माइट एंड माइट वॉज राइट, लेकिन आज के समय में माइट इज नॉट ए राइट। मतलब हमारा माइट जो है सो राइट से अलग है। आज के समय में लॉ के द्वारा रिकॉग्निशंस जो है सो जरूरी है, क्योंकि आज के समय में स्टेट और लॉ से ज्यादा माइटी कोई भी व्यक्ति या वस्तु नहीं है। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में हम इसके लिए जो है सो स्टेट के मुहताज हैं। स्टेट जिस राइट को रिकॉग्नाइज करेगी, वेदर इट इज जस्ट और अनजस्ट डजंट मैटर, वह राइट जो है सो हमारा राइट के कैटेगरी में आएगा, अदरवाइज वह राइट के कैटेगरी में नहीं आएगा। और जब भी मैं बता दूं कि जब भी राइट्स का वायलेशंस होता है तो उसकी रेमेडी के लिए लॉ और स्टेट जो है सो आगे आता है। जब तक रेमेडी अवेलेबल ना हो वायलेशंस के केस में, तो ऐसे राइट्स का आज के समय में कोई महत्व नहीं है। इट मीन्स वेयर देयर इज ए राइट देयर इज ए रेमेडी। यह हमारे लॉ का एक बेसिक प्रिंसिपल्स है। हम लॉ में राइट्स के बेसिक कंसेप्ट्स को समझने के लिए इसके वेरियस काइंड्स ऑफ राइट्स के बारे में जानेंगे, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि इस राइट्स के कितने प्रकार हैं। और जब हम राइट्स के प्रकार को जानेंगे तो हमारा अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रांग होगा और हम इसे और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो इसके पार्ट 2 में मैं बताऊंगा कि राइट्स कितने प्रकार के होते हैं। थैंक यू वेरी मच।